हिंदी और उर्दू में बड़ी बहस चलती है। हिंदी वालों को उर्दू में नहीं वो करना चाहिए, लिखना चाहिए, उर्दू वालों को हिंदी में नहीं लिखना चाहिए। मुझे लगता है कि कोई भी फर्क नहीं पड़ता मैम। मेरा अपना जो निजी मामला है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैं हिंदी में कविताएं लिखता हूँ और मुझे पता नहीं मैं कितने शब्द उसमें उर्दू आ जाते हैं, पर हिंदी कहता हूँ। मैं कुछ मामलों में बहुत अमीर हूँ मैम। मेरे पास लैपटॉप नहीं था, मेरे दोस्त ने लैपटॉप दिलवाया। एक बार उसने पूछा नहीं मुझे। अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिल जाते हैं, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। राइटिंग इज लाइक ब्रशिंग योर टीथ, यू शुड डू इट डेली। आपको डेली लिखना चाहिए। तो ऐसा था कि जो वक्त के पैंतरे से खबरदार नहीं है वो कुछ और ही होगा, वो कलमकार नहीं। आपको क्या लगता है कि हिंदी साहित्य का भविष्य क्या है? स्टोरीज बियॉन्ड फ्रेम्स के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं संदीप द्विवेदी, जो कि एक कवि हैं, एक साहित्यकार हैं और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो चलिए जानते हैं उनसे कि क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं इस वक्त पर एक साहित्यकार को, कैसे कैसे इंटरनेट की वजह से बहुत हेल्प भी हो रही है लेकिन बहुत सारी चीज़ें पीछे भी छूटती जा रही हैं। आज के हमारे अतिथि हैं कवि संदीप द्विवेदी जी। तो पहले मैं सबसे पहले आपसे, बाकी बातें बाद में करूँगी, पहले ये कहूँगी कि रोने से कुछ होता है क्या? मैं तो ये कहूँगा कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। हमारे ऊपर जब कुछ भी, कोई भी परेशानी आए, कोई चुनौती भरा समय आए, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर देखिए दुखी तो होते हैं हम, लेकिन हमें उठने की प्रक्रिया में काम करना चाहिए, अपने आप को तैयार करके फिर से खड़े होने में। इसलिए मैं कहता हूँ कि रोने से कुछ नहीं होता। तो आपकी किताब का टाइटल है जो मेरी आपने किताब का अभी टाइटल पब्लिश की है, रोने से कुछ होता है क्या? रोने से तो कुछ आई एम होता श्योर है। कोई कविता भी होगी इसके पीछे। बिल्कुल बिल्कुल जी, सुनाएंगे? ज़रूर, बिल्कुल। मैंने लिखा था कि मिलना था जो नहीं मिला वो, आप जो चाहते थे उस तरह का नहीं हुआ। मिलना था जो नहीं मिला वो, जो चलना था नहीं चला वो। माना सपने चूर हो गए, तुम मिटने को मजबूर हो गए। लेकिन इस हार को जीवन भर ढोने से कुछ होता है क्या? अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या? बहुत सही। तो ऐसे करके पंक्तियां हैं। बहुत सही। आप कविताएं लिखते हैं। जी जी। आपके लिए कविता क्या है? मुझे लगता है कि जब मैंने शुरुआत की तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि हमारे भीतर जो विचार चल रहे हैं उसको मैं किसी के सामने खूबसूरत तरीके से रख दूँ। और जब हम इसमें बात करते हैं तो हमारा एक सुंदर सा लेखन भी आता है और कविता भी आती है। लेकिन मेरा जो दिल है वो कविता के साथ ज़्यादा रमता है। तो बस जो मैं कहना चाहता हूँ, चाहे विद्यार्थियों के लिए चाहे जिनके लिए भी, तो उसे मैं पोएटिक फॉर्म में करता हूँ। तो मेरे लिए कविता वो है जो मेरे भीतर जो चलता है उसको खूबसूरत से तरीके से रखने का एक तरीका है, मतलब आप ढंग से रखने का एक तरीका है, माध्यम है मेरा। आप हिंदी में कविताएं लिखते हैं? जी जी। तो मैंने तो हिंदी राइटर होने का जो ये है ड्रॉबैक पाया है, और मैंने देखा है कि हिंदी और इंग्लिश के राइटर को बड़ी अलग अलग तरह से सोसाइटी में ट्रीट किया जाता है, या फिर देखा जाता है, एक पर्सपेक्टिव बनाया जाता है, क्योंकि इंग्लिश को अब एक स्टेटस सिंबल बना दिया गया है। इट्स नॉट अ लैंग्वेज एनीमोर। उनको लगता है कि अंग्रेज़ी की किताब को अगर हम जैसे एयरपोर्ट पे या फिर फ्लॉन्ट करेंगे तो हम बड़े इंटेलेक्ट साउंड करेंगे, या फिर, और हिंदी की किताब तो यार अगर तुम पढ़ रहे हो तो इट मीन्स तुम या तो अंग्रेज़ी नहीं समझते हो या फिर इलिटरेट हो, या फिर मतलब ठीक है। तो आपको ऐसा फील हुआ है कभी? मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जब एक कहीं बाहर जाता हूँ या कहीं पर लोगों से मिलना होता है तो कई बार ऐसा लगता है कि शायद अगर अंग्रेजी में लिखता तो ये होता, ये चीज़ यहाँ पर आ सकती थी। हाँ। अगर आप, मैं सीधे तौर पे बात करना चाहता हूँ एयरपोर्ट में। जी। मैं एयरपोर्ट में जहाँ पे गया वहाँ पे जो बिग स्टॉल लगे हैं, पता नहीं आपने देखा हो कि ना देखा हो, लेकिन मैंने हिंदी में नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा, हिंदी की कोई किताब ही नहीं है। अगर मैं गया था तो मैं भी हिंदी समझता हूँ। निधि मैम आप गई थी, आप भी हिंदी समझती हैं। बहुत सारा वर्ग, अगर मैं कहूँ कि अगर हम भोपाल में पॉडकास्ट कर रहे हैं, भोपाल में कोई यहाँ पर एयरपोर्ट में जाता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं 100 भी कह दूँ लेकिन फिर भी 90% लोग हिंदी जानते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि शायद ये हो। बाकी मुझे कोई अंतर नहीं लगता, क्योंकि विचार जो हैं, विचार और भाषा दोनों अलग अलग बातें हैं। अलग अलग बातें। हमारे अंदर जो विचार आ रहा है उसको हम अंग्रेजी में लिखें या हिंदी में लिखें, हम जब कोई हमें पढ़ेगा तो हमसे वही लेगा जो हमारे भीतर था। हाँ, बस उसको उस तरीके से कहा जाए।
और मैं इस बात का आपको थोड़ा समर्थन भी करता हूँ कि वाकई में एक स्टेटस सिंबल हो गया है ये वो, लेकिन अभी परिदृश्य बदला है। हाँ, बदल रहा है। हाँ, अभी परिदृश्य बदला है और लोग हिंदी को भी और मतलब भाषाई अंतर को ज़्यादा काउंट नहीं कर रहे हैं। ये है कि यदि आप एक कंटेंट है तो आपको वो कन्वर्ट करके अंग्रेजी में सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, और अंग्रेजी में है तो और भाषा में कर लेंगे, तो अब वो थोड़ी दिक्कत नहीं रह गई। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बस वो दिखावे के लिए यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि हिंदी पसंद नहीं करते लोग, जी जी दिखावे के लिए यूज़ करते हैं। बल्कि मुझे किसी ने कहा कि आप अंग्रेजी में क्यों जी नहीं जी समझ लिखती, गया मैं आपका। तो मैंने उसको एक बहुत सही बात कही थी। मैंने कहा बेटा तुम ना रिंगटोन मोबाइल पे कितनी शेप ऑफ यू की लगा लो, रोते तुम जब दिल टूटता है ना तो तुम छन से जो टूटे कोई सपना सुन के ज़्यादा रोओगे, ठीक है। तो जब जिस भाषा में हमने माँ कहना सीखा या फिर समझना सीखा अपनी माँ को, शायद वो भाषा तो कभी कोई और भाषा रिप्लेस कर ही नहीं सकती। मेरे दादाजी कहते थे, आपकी बात को थोड़ा सा मैं कंटिन्यू करूंगा। मेरे दादाजी कहते थे कि जब आदमी सबसे ज्यादा दुखी होता है या कि डरता है तो अपनी मातृभाषा में चिल्लाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे चुटकुले भी हैं इसमें, मतलब हमारे हरियाणा में तो है, यहाँ का पता नहीं। जी जी जो आप कविताएं लिखते हैं, कुछ अलग अलग जॉनर होता है ना, कुछ श्रृंगार रस लिखते हैं, कुछ है ना वीर रस लिखते हैं कुछ राइटर्स। तो आप कौन सा रस लिखते हैं, या कोई ऐसा एक स्पेसिफिक नहीं है, आप जो आपको ख्याल आते हैं, जो आपको विचार आते हैं वही लिखते हैं? था तो वही कि जो मुझे ख्याल आते हैं वही लिख रहा था, लेकिन जब ये एक कलेक्शन तैयार हुआ और मैंने अपना रेशियो देखा तो उसमें मुझे पता चला कि मैं मोटिवेशनल ज़्यादा लिखता हूँ। मेरा झुकाव कहीं ना कहीं, एक्चुअली मैंने एग्ज़ाम की तैयारी करी और थोड़ा सफल नहीं हुआ जो मैं करना चाहता था, तो मैं ये सब करने लगा। तो जो मेरे भीतर भाव चलते थे वो कविता में उकेरे, जैसा कि मैंने पहले कहा आपको। तो वो जो कविता आई तो कहीं ना कहीं एक विद्यार्थियों की पीड़ा है और वहाँ पे फिर से खड़े होने का प्रयास है। तो मेरी कविता कहीं ना कहीं लिखते लिखते मोटिवेशन ज़्यादा रही। मैंने प्रेम पर भी कुछ कविताएं लिखी हैं, मैंने सामाजिक सरोकार पर भी मैंने कुछ चीज़ लिखी है, एक भावनात्मक भी कि एक पिता का कैसा भाव होता है वो सब भी लिखा हुआ है। तो लिखा सब में है, लेकिन अगर आप पूछें कि मैं किस जोनर पे आऊँगा तो मेरे ख्याल से अगर आप भी मुझे देखती पढ़ती होंगी तो ये कहेंगी कि मैं कुल मिला के मोटिवेशन ही है मेरा। जैसे मैंने ये अनुभव किया है और मैंने एक लाइन भी लिखी थी कि हमारा जो लिखा हुआ होता है वो कहीं ना कहीं हमारे जिए हुए का और हमारे पढ़े हुए का मिश्रण होता है। क्या बात कही आपने, जी जी है ना, क्योंकि जो भाव आपने महसूस ही नहीं किए, जो जिंदगी आपने जी ही नहीं, वो लिखनी काफ़ी मुश्किल होती है अनलेस एंड अनटिल आपने उसको बहुत गहराई से पढ़ के महसूस ना किया। बिल्कुल बिल्कुल। और दो तरीके होते हैं, देखिए होता क्या है कि हम किसी को जिए हों और किसी के विषय में सुने हों, दोनों में बड़ा अंतर आता है। बड़ा, जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी, मैंने ज़्यादा नहीं, आपने पढ़ा हो, मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने ताजमहल के बारे में अच्छे से, तो मैं ताजमहल के बारे में अगर मुझे कुछ लिखने के लिए कह दिया जाएगा तो मैं बहुत सारा लिख सकता हूँ, लेकिन स्टैचू ऑफ लिबर्टी के खाली स्थान बता पाऊंगा और पता नहीं एक दो चीज़ें क्या बता पाऊँ। तो वो कहीं ना कहीं आप जिसको चीज़ को जीते हैं, जिसको देखते हैं, उसमें से जो आप निकालते हैं, आपके अंदर जो एक थॉट प्रोसेस के थ्रू एक वर्क होता है और उससे जो आपका मटेरियल निकल करके आता है, तो वो सबका एक अपना एक समझ में आ जाता है कि ये देखा हुआ है, जिया हुआ है, कि ये सुना हुआ पढ़ा हुआ है। एक बड़ा ही कॉन्ट्राडिक्शन आता है सर, कुछ राइटर्स को मैंने ये कहते हुए सुना कि राइटिंग इज लाइक ब्रशिंग योर टीथ, यू शुड डू इट डेली, आपको डेली लिखना चाहिए। जी जी। दूसरे राइटर्स ये कहते हैं कि नहीं, आप डेली कैसे लिखते हैं, फिर तो वो नौकरी की तरह हो जाएगा, या फिर वो एक मजबूरी की तरह आपको लगने लगेगा, या डेली विचार कैसे आ सकते हैं, जब आपको विचार आए तभी आप लिखें। तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस पे? हमारा माइंड इस तरह की से ट्रेंड है, मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस चीज़ पे फोकस करते हैं वो इतनी क्षमतावान है कि उस हिसाब से हो सकता है। अच्छा, जहाँ पर रही कि हम रोज लिखें और वो जॉब कह दें, ऐसा जरूरी थोड़ी है। अगर हमारा रोज थॉट आ रहा है तो हम रोज लिख सकते हैं, और रोज लिखने का फायदा है। रोज का मतलब मैं ये समझता हूँ हमेशा लिखते रहें, हमेशा। ऐसा नहीं कि जब भी कभी ऐसा है, वो भी एक लेखन है, लिखते हैं लोग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आपके पास विचार आए और जब आप विचार करते हैं ना तो आपको रैपिड आते हैं। दरअसल लेखन जो विषय है ना वो खींचता है, आपने एक खत्म किया दूसरा फिर से चलने लगता है। रोज लिखने का एक फायदा ये है कि जैसे हम कोई खुदाई कर रहे हैं तो वहां से जितना ज्यादा हम निकालते जाएंगे थॉट प्रोसेस से और ज्यादा तो हम उतने गहरे उतरते जाएंगे, क्योंकि आपने जो पहले लिख दिया है वो आप आगे नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको डिफरेंट लिखना पड़ेगा।
तो आप अपने दिमाग को ये प्रोग्रामिंग देंगे कि हमें आगे लिखना है, अभी हमने इस पर लिख दिया, हमें इस पर और डीप लिखना है, इसको इस तरीके से लिखना है। तो कहीं ना कहीं हम जितना जल्दी जाएं, जितना जितना जल्दी लिखते हैं, अभ्यास करते जाते हैं, उतना हम भीतर गहरे पर जाते हैं। दूसरी चीज़, यदि आप रोज़ नहीं लिखेंगे तो क्या होगा? ठीक है, आप लिखिए, साल भर बाद लिखिए, 6 महीने बाद लिखिए, जब भी आपको लिखना हो, लेकिन आपका एक ताना बाना समय और उम्र के साथ भी है, और आज के दौर से भी है। मैं अगर सोशल मीडिया की बात करूं तो यदि आप कोई पोस्ट 6 महीने बाद डालो और कोई पोस्ट चौथे दिन डालो, तो हम कहीं ना कहीं यदि लोगों के साथ में जुड़ रहे हैं, लोगों के लिए सुना रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आपसे जो लोगों को मिल सकता था कुछ तो आपकी ये थ्योरी तो सब कुछ इधर उधर कर दी कि आप 6 महीने बाद लिखें। और रही बात क्वालिटी की कि आप रोज लिखेंगे, तो जब आप कोई भी विषय पकड़ लें, तो अगर वो विषय चलने दीजिए ना, 10 दिन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी एक उम्र, आपका जो दौर चल रहा है, वो मुझे ठीक से पंक्तियां नहीं याद है, लेकिन मैं टूटा फूटा कह रहा हूँ, मैं क्षमा चाहूंगा। किसकी पंक्तियां हैं जी? कुंवर बेचैन जी की हैं कि क्या? हमारे जो दर्शक हैं वो बता देंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा था कि जो वक्त के पैंतरे से खबरदार नहीं है, वो कुछ और ही होगा, वो कलमकार नहीं है। वाह। हमें आज के दौर से भी जुड़ते हुए सब काम करना पड़ेगा। अब देखिए ना, पहले फोन नहीं था, हम चिट्ठी से काम चलाते थे। आज फोन आया, हम उसके लिए फेमिलियर हो गए। पहले हम 2 दिन बाद की प्लानिंग बनाते थे, क्योंकि अपने पास सिस्टम नहीं था। आज हमारे पास माध्यम है, तो हम, आपने मुझे कहा कि संदीप ऐसे करना है, तो हम आ गए और बिल्कुल समय से पहुंचे। फोन है अपने पास, तो जैसा दौर आए उस हिसाब से आपको करते रहना पड़ेगा। आपको जब विचार आए तब लिखिए, लेकिन रोज लिखने का फायदा है ही है, और कभी कभी आप लिख रहे हैं तो उसका भी, जिसका जैसा अपना तरीका है। लेकिन एक लिमिटेड लाइफ स्पैन हमने जिया है। जी जी। हमारे आसपास कुछ लोग हमने देखे, हमारे माता पिता को देखा, अपने दोस्तों को देखा, कुछ ज़िंदगियां देखी, स्कूल में कॉलेज में दोस्त बने, उनकी लाइफ को ऑब्जर्व किया। आज भी रोड पर चलते हैं, आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करते हैं। तो एक ज़िंदगी में इंसान कितना ही लिख सकता है और कितने ही लोगों के बारे में लिख सकता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। पढ़ना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, अपने विचारों को एक बार दोबारा से ब्रेनस्टॉर्मिंग जिसको कहते हैं वो करने के लिए। बट अभी अगर देखें आप, तो किताबें पढ़ना बहुत कम होता जा रहा है। तो लिखने के लिए पढ़ना कितना ज़रूरी, ये सवाल नए बच्चों के लिए मैं पूछ रही हूँ, अपने लिए नहीं, क्योंकि ये पॉडकास्ट का मेरा अल्टीमेट मोटिव ही यही था कि जो नए नए लोग अभी लिखना शुरू कर रहे हैं, उनके पास जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो पढ़ना कितना ज़रूरी है लिखने के लिए? मैम, आपसे इसके पहले मैं एक बात करता हुआ एक प्रश्न पूछूंगा जी। कि जैसे पीएससी का पहले पेपर आता था, कहते हैं कि बहुत ही सिंपल सवाल आते थे, सीधा सीधा पूछ लेते थे और सीधे उससे हो जाता था। फिर आगे थोड़ा थोड़ा टफ होता गया। ओके। क्यों? क्योंकि हमारे अध्ययन बढ़ते गए। हाँ। उसमें क्या किया मैंने, वो पढ़ा, तब हम आगे आए। पहले हमारा वर्ल्ड कप हम कुछ और नंबर से जीते थे, आज हमारा कितना हाइप जाता है कई बार। बिल्कुल बिल्कुल। ये कैसे हुआ? क्योंकि हमारा जब हम पढ़ते हैं, अब हम अगर पढ़ाई की बात करें, तो जब हम पढ़ते हैं तो एक थॉट प्रोसेस से हम परिचित हो जाते हैं। सपोज हमने किसी विषय पे हम पढ़ लिख नहीं रहे हैं, हम अपने से लिखे, तो हो सकता है कि मौलिकता आएगी उसमें कि आपने अपना है, ठीक है, लिखा हुआ है, लेकिन क्या पता कि किसी ने इससे गहरे उतर करके लिख दिया हो। मैं पता नहीं समझा पा रहा हूं। नहीं, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, मैं समझ रही हूँ। हाँ। क्योंकि मैं खुद पढ़ती हूँ। बट मेरा ये सवाल ही उन बच्चों के लिए था जो अभी किताबें नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अपना, मेरी लाइफ में जो हुआ, मेरा ब्रेकअप हुआ, एक कविता लिख दी और आगे बढ़ गए। तो वो मैं बता तो रहा हूँ कि वो ठीक वैसा ही है मैम, कि जब जितने थॉट्स आप पढ़ लें, आपके समय के साथ में जो चीजें चल रही हैं, जितने थॉट्स से आप जुड़ जाएं, आप जब वो सारे थॉट्स पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में वो सारे एरिया हो जाएंगे कि अच्छा ये, ओके, अच्छा ये, क्लैरिटी आएगी। तो जब आप कुछ लिखने के लिए बैठेंगे, तो जितना कुछ पढ़ा हुआ है और जितना कुछ आपके दिमाग ने उसको कैलकुलेट किया और फिर जो निकाला, वो आपका एक नयापन होगा। और आप जब लिख करके सामने रखेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि हाँ भाई, इसने सारे थॉट्स को संभालते हुए सारी चीज़ों के बाद में इसने लिखा है। अगर आप लेखक हैं, यदि आप एक पाठक हैं, तो आपको अपने जीवन को बदलने के लिए, चीज़ों को बदलने के लिए आपको, क्योंकि सीधी सी बात कही जाती है कि विचार ही आपका जीवन बदलते हैं। मैंने एक लाइन लिखी थी कि आपके विचार ही आपका ईश्वर है। बिल्कुल, क्या बात कही। बिल्कुल, इसी बात में जो विचार हैं आपके, वही आपका जीवन बदलते हैं। वही जैसा कि आपने कहा कि विचार हमारे ईश्वर है, हमारा ईश्वर, तो वही बनाते हैं। बिल्कुल। तो जो विचार, अगर हम जितने विचारों से सोचिए, अगर आपसे हमारी बात हो गई और आपने कहा कि संदीप यहाँ से बाहर जाइएगा, तो आज यहाँ पे कुछ दिक्कत है, आप इस रोड से जाइएगा,
मैं यहाँ से ही प्लानिंग कर लूँगा कि मुझे किधर से जाना है। तो ऐसे जब हम किताबें पढ़ लेते हैं तो हमारा दिमाग तय होता है। हाँ, आपका चुनाव कैसा है, जैसी किताबें वैसे आप। तो आप जितनी अच्छी किताबें पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, उतने दृष्टिकोण से, उतने विचारों से परिचित हो पाएंगे। और आप भले ना लिखते हो, लेकिन जब आप किसी से बात करेंगे तो आप उसे बहुत सारा लिखने का आइडिया देंगे। इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है, नए नए विचारों के साथ संपर्क। आज तो पढ़ने का कई माध्यम आ गया, डिजिटल माध्यम आ गया, सब भी, लेकिन पढ़ने का, अक्षर का वो किताब और वो छुअन जो होती है, वो फीलिंग वो एक अलग बात होती है। अब क्योंकि आपने ये बात छेड़ दी, मेरा ये क्वेश्चन लास्ट में था वैसे, जो अभी एक माध्यम आ गया ऑडियो बुक, जी जी, या फिर ई बुक, उसने कहीं ना कहीं वो जो फीलिंग हम महसूस करते हैं, या हमारे जो पुरानी जनरेशन्स थी वो महसूस करती थी, वो गुलजार साहब की शायद एक कविता है कि किताब छाती पर रख सोए एक ज़माना हो गया, वो ज़माना हो गया, गुलाब जो उठने बैठने के बहाने, एग्जैक्टली, हाँ, वो किताब उठाने के बहाने हम वो मैं फील कर पाती हूँ। जैसे हम जब एक किताब पढ़ रहे होते हैं तो एक मूवी चलती है दिमाग में, ऐसा हुआ, हम उस कैरेक्टर को जीते हैं जो हम पढ़ रहे हैं, हम उसका एक एक इमोशन महसूस करते हैं। बट आप ड्राइव कर रहे हैं और उसी किताब को आप सुन रहे हैं, आप वो फील नहीं कर पाएंगे। तो ई बुक भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो जो किताब पे एक निशान लगा कर रख देना, मेरी ये आदत है कि अभी भी जो मेरी पुरानी पढ़ी हुई किताबें ना, उनमें कुछ चीज़ें अंडरलाइंड हैं, और मेरा पता नहीं ऐसा ही मन करता है, मैं वो 10 साल पुरानी किताब उठाती हूँ और वो सिर्फ वो अंडरलाइन वाली चीज़ों को छू लेती हूँ। ऐसा लगता है कि मैं फिर वहाँ पहुँच गई। तो ये कितना अलग है ऑडियो बुक, ई बुक और किताबें असल में खरीद कर पढ़ना, कैसे बदल रहा है और कितना सही और कितना गलत है। ये तो ऐसी बात हो गई मैम कि ये सुविधाओं की बात है कि जब ऑडियो आया, लेकिन उधर से तो आपको सुविधा मिल गई क्योंकि बोलने वाले ने बड़े एहसास से बोला जी, आपके भीतर उतार दिया। लेकिन जो अभिनय आप कर सकते थे वो अभिनय आपने किसी और को दे दिया। अग्री। आप जब हम पढ़ते हैं तो उसने कैरेक्टर बना के दे दिए, वो जब पढ़ रहा है तो उस हिसाब से दृश्य बना के दे दिया। कितना आनंद होता है जब आप किताब पढ़ते रहते और सुधा चंद्र को आप बनाते रहते। आप समझ रहे हैं, गुनाहों का देवता। हाँ, गुनाहों का देवता, तो वो आप बनाते। जब आप कोई कहानी पढ़ रहे होते तो उसमें आप मंथन कर रहे होते, वो सारा मंथन। मैं कई बार जब कविताएं मेरी यूट्यूब पे जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं कई बार कह देता हूँ कि इसकी भूमिका आप बनाइएगा। मैं बोल देता हूँ शुरू में ही कि इसकी भूमिका है मेरे पास, मैंने कुछ आधार बना के ही लिखा होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसकी भूमिका आप तय करें, क्योंकि इससे मुझे नए पर्सपेक्टिव मिलेंगे। exactly. और आप जान के हैरान होंगी, आप मेरी जहाँ पे भी जिस वीडियोस में मैंने ऐसा कहा है उसके नीचे आप प्रतिक्रियाएं देखिए, और जब उनकी प्रतिक्रियाएं मेरे विचारों से बिल्कुल अलग होती हैं, अच्छा ओके, अच्छा ये भी है क्या, ऐसा है क्या, ये समझ में आता है। तो मुझे लगता है कि आप ऑडियो भी अच्छा है, सुविधाएं हैं, लेकिन यदि आप पढ़ें तो मेरे ख्याल से अपने आप को क्रिएटिव बनाते हैं आप। और विचारों क्या होता है ना, अपने अंदर हिला देना वो एक अलग चीज़ है। तो सुनने का एक अलग प्रभाव है, बहुत है कि हाँ है, लेकिन जो उतरने वाला है, पढ़ने वाला, आपके भीतर, आपके भाव भंगिमा और आज चेहरों पर सब मिला जुला है मैम। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए, किताब से पढ़ना चाहिए, बिल्कुल। आप ऑडियो भी सुने ना तो भी। आप बताइए, मैं जब ऑडियो मैंने रश्मि रति पढ़ी थी, महाकवि दिनकर जी की, मैं 7 या 6 बार पढ़ चुकी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने उसको पढ़ा है और यूट्यूब पे आप सबका बहुत प्रेम मिला मुझे उसमें जी। तो उसको जब पढ़ता हूँ तो वहाँ पे जब लोगों की प्रतिक्रिया आती, सर मैंने बुक ले ली, मैंने कहा ये सही प्रक्रिया में हो, ये हाँ, मैंने पढ़ा उसको, आपने अपने हिसाब से, आपको अच्छी लगी, अब आप पढ़ रहे हैं, अब आप ना कर्ण आपके हिसाब से बनेगा, बिल्कुल। और क्या पता वो बेहतर बन जाए जो मैंने दिखाया, क्योंकि गुंजाइश आर्ट में हमेशा है। तो मुझे लगता है कि दोनों माध्यम ठीक है। आज नया दौर है, आज हमारी व्यस्तता है, तो कम से कम हम उतर नहीं पा रहे, कम से कम हम सुन ले, जान तो लें। लेकिन इसके साथ में ये भी है कि आपको अगर मौका मिले और वो हो तो आप पढ़िए, किताब आपके पास होना चाहिए। हरिशंकर परसाई, नागार्जुन जैसे राइटर हमने देखे, रामधारी सिंह दिनकर जी को तो खैर क्या ही कहें, वो तो महाकवि हो गए। ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा जिनको कभी ये नहीं था कि उन्हें कोई नाम चाहिए, वो बस लिख देते थे और बेधड़क लिखते थे। मेरे ख्याल से आपने सुना होगा, नागार्जुन जी ने तो
नेहरू जी के लिए लिख दिया था, है ना? जी जी। वो नेहरू जी के लिए लिख दिया था और डरे नहीं थे, और उस टाइम पे नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री से भी नहीं डरे। लेकिन आज बहुत रिस्ट्रिक्शन है, जी जी। आप आज नहीं लिख सकते, क्योंकि रीज़न क्या हो गया है कि लेखक के साथ साथ लेखक के लेखन के साथ साथ लेखक एज अ व्यक्ति जो होता है वो कौन है, वो भी बड़ा मैटर करने लग गया है। तो कहीं ना कहीं एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि आप ये लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते। और आर्ट मुझे लगता है कि ऐसे काम नहीं करती। कहीं अगर आपके हाथ बांध दिए जाएं और आपको कलम पकड़ा दी जाए और कहीं कि लिखें, तो कलम शायद उतना सुंदर नहीं लिख पाएगी जितना वो फ्री हैंड से लिखती। जी जी। तो आपने कभी ऐसा महसूस किया कि जो आप नहीं लिखना चाहते थे वो आपको लिखना पड़ा, या जो आप लिखना चाहते थे वो आप कहीं ना कहीं एक डर आ गया कि यार ये लिख दूंगा ना तो शायद प्रतिक्रिया कुछ गलत हो जाएगी, और वो इमेज कॉन्शियस होकर आपने वो नहीं लिखा? जब आप लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आप चुनाव करते हैं, कहीं ना कहीं मंथन करते हैं, तो उसमें कई बिंदु आपके आते हैं। सपोज यदि मैंने जैसे एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, मैं सेमिनार में गया था, तो उसने कहा कि सर आपने ना छोड़ करके नौकरी बना ली और आपने कैरियर इस पे सेट किया, इस तरफ बढ़े, तो ये सर मैं भी, तो मुझे उसको ये कहना पड़ा कि आपका एकेडमिक इम्पोर्टेंट है। मैंने किया, मैं कर लिया, जैसा भी हुआ मैं बढ़ा उस तरफ गया। लेकिन यदि मैंने उसको कह दिया होता ये कि नहीं नहीं तुम भी कर सकते हो, तो क्या पता सबके साथ नहीं हो पाता, और अगर वो वहाँ पे पढ़ाई छोड़ दे तो फिर कहानी कुछ और हो जाएगी। तो कई बार तो ऐसा होता है कि भाई अपने पैशन फॉलो करो अपना पैशन, सब कुछ छोड़ के, कुछ भी नहीं है दुनिया में, अब ये सब किया जा सकता है। लेकिन जब भी मैं ये कहता हूँ तो मेरे अंदर ये आता है कि नहीं, ऐसे कहूँगा तो बहुतों का भविष्य दांव पे लगेगा, बहुत बहुत बगावती होंगे, बहुत अलग तरह का माहौल बनेगा। तो मैं उसको कहता हूँ कि भैया ठीक है, हो रहा है, अपने सपने की तरफ भागो, लेकिन ये भी ध्यान रखो कि कुछ और भी जिम्मेदारियां हैं, कुछ और भी काम है। तो मैं लिखना तो ये चाहता हूँ कि भैया चाहो तो हो सकता है, लेकिन ये प्रैक्टिकली उसके लिए कहीं ना कहीं उतना फायदेमंद नहीं है। तो आप उस तरीके से, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी देखते हैं कि उन्हें किस तरीके से पसंद है, और आपका एक लेखक की जिम्मेदारी है कि आपके अंदर तो विचार हजार चलते हैं, लेकिन जिसमें समाज की भलाई हो आपको वैसा ही लिखा जाना चाहिए, और वो समाज बढ़े उसमें। तो आप इसके लिए थोड़ा सा, अगर आपको मन को मारना पड़ता है तो आपको मारना चाहिए, उसके दुख वाली बात नहीं है, ये तो ठीक है, आपको करना पड़ता है। हालांकि सवाल आपका दूसरे तरीके से था कि कुछ ऐसे विषय हों, कुछ ऐसी चीजें हों कि जिसपे हम कतराते हैं ना, हम लिखने करके। तो कई सारी चीजें होती हैं, कई बार आपका उस दिशा में ज्यादा ज्ञान नहीं होता, और कई बार ज्ञान होता है। तो हर किसी की प्रवृत्ति अलग अलग होती है। किसी की प्रवृत्ति होती है कि हाँ भाई चलो यही करेंगे, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हम क्या बोल रहे हैं, ये लो। किसी की प्रवृत्ति ऐसी नहीं होती। किसी की प्रवृत्ति होती है कि अरे ओके मैं ये लिखूंगा, बस मुझे ज़्यादा उसमें नहीं उलझना। तो सबकी अपनी आदतन ये चीज़ें होती हैं। पर हाँ, अगर आप लेखन के विषय में पूछें तो लेखन की जिम्मेदारी है कि सच लिखे, सच बिना डरे। बिल्कुल। आप एक कोर्स करवाते हैं, राइटिंग एंड पब्लिक स्पीकिंग कोर्स, तो वो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि जितने भी मेरा ये वो है पीओवी की, जितने भी हमारे दर्शक हैं वो मोस्टली यंगस्टर्स होंगे जो लिखने के बारे में सोच रहे हैं या राइटिंग को करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा आप बता दीजिए अपने राइटिंग। जी, मैं एक मेरा कोर्स चलता है जिसमें मैं राइटिंग कोर्स, उसका नाम भी रखा है मैंने फर्स्ट राइट। एक्चुअली फर्स्ट राइट मेरे पास ऐसे आया कि फर्स्ट क्राई, मेरा बेबी हुआ था, अभी 2 साल के हैं जी, मेरा बेटा। तो जब वो पैदा हुआ था तभी ये कोर्स आया था। तो मैंने सोचा कि कोर्स का नाम क्या रखा जाए, तो मैंने प्रोडक्ट लिया था फर्स्ट क्राई से और फिर मैंने उसको आगे रखा, तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना फर्स्ट राइट लिखा जाए। तो मैं यहाँ पे जो बेसिक्स हैं लिखने की, वो उन पर बात करता हूँ कि आप किस तरीके से क्या क्या चाहिए लेखन के लिए जी। जैसे अगर मैं थोड़ा सा आपको बोलूँ कि अगर आप एक राइटर बनना चाहते हैं, आप एक कविता लिखना चाहते हैं, तो आपको 2-4 चीजें चाहिए होती हैं। आपका वोकैब अच्छा होना चाहिए, आपका इमेजिनेशन होना चाहिए, आपके अंदर मेटाफर्स आने चाहिए, और फिर उनको राइमिंग में, एक फ्लो में, एक प्रवाह में आपको रखना चाहिए। तो इससे एक कविता का फ्रेम तैयार होता है जी। अब ये इस पर कैसे कैसे है वो बहुत सारी बातें हैं। तो जी, एक राइटिंग पे चलता है, और दूसरा कोर्स है पब्लिक स्पीकिंग पे। देखिए क्या है कि कुछ भी आपके पास है, उसको यदि आपको प्रस्तुत करना नहीं आया तो अच्छी से अच्छी चीज़ रह जाती है। बिल्कुल। और कई बार ये होता है कि जब हम मंच पर जाते हैं तो वहाँ पर हमारा थोड़ा एक हेजिटेशन होती है, तो वो कहीं ना कहीं हमें उसके लिए भी मैंने कोशिश करी कि आपके अंदर से
ये मंच का डर हटना चाहिए। बिल्कुल। तो इसके लिए भी एक कोर्स ऐसे करके चलाता हूँ मैं। तो जब आपने लिखना शुरू किया था तो आपने तो ऐसे ही शुरू किया होगा फ्री स्टाइल कि मेरे को विचार आ गया और मुझे लिख दिया और मुझे अच्छा लगा, या आपने कहीं से सीखा था कि टेक्निकलिटीज़ क्या होती है, मीटर क्या होता है? मैम जब आप शुरुआत करते हैं ना, हाँ। तब आपका हुनर आपके साथ नहीं होता। हाँ। आपके अंदर एक इच्छा आती है और उसके लिए हिम्मत आती है। मैंने एक कविता भी लिखी थी, वो थोड़ा अभी चूंकि नई है, आने वाली है, तो जब मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो इसके बाद आने वाली है जी। तो उसमें मेरा यही कहना था कि एक बच्चा जो है जब पहली बार चलना सीखता है तो उसका हुनर नहीं है, वो उसकी हिम्मत है। आप जब पहली छलांग लगाते हैं ना, तो वो आपकी हुनर नहीं, आपका हुनर नहीं, आपकी हिम्मत बताता है। पहली बार जब आप कुछ भी करते हैं, आप अगर पर्वत में है, कोई पर्वत है, पहाड़ है, उसकी यदि आप पहले पत्थर पर भी खड़े हैं तो आप पर्वतारोही होते हैं। और पहले पत्थर पर खड़ा होना आपका हुनर नहीं है, आपकी हिम्मत है। मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा कहता हूं कि जो आपका हुनर है, हुनर एक कर्तव्य है जो आपके हिम्मत के सर्कस में दिखाया जाता है। तो जो शुरुआत होती है, आप हिम्मत करते हैं और फिर आपके अंदर उसमें सीखते हैं, या कि जो कुछ आपके पास पहले से जो कुछ होता है सब जोड़ते हैं, फिर आपको पता चलता है कि मुझे और क्या क्या चाहिए, और बस ये धीरे धीरे यात्रा बढ़ती जाती है। फिर आपने सीखा मतलब पूरा कि मुझे, जैसे लेखन के बहुत सारे स्टाइल होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल फ्री स्टाइल लिखते हैं कि मुक्तक जिसको बोलते हैं, कविता मुक्तक। हाँ, मैं वही लिखती हूँ। जी जी। कुछ लोग लिखते हैं बिल्कुल मीटर में होना चाहिए। तो आपको क्या पसंद आता है? क्योंकि मेरे साथ ये है कि अगर मैथमेटिक्स घुसा दिया ना आर्ट में तो मुझे लगता है उसका वो एसेंस खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो आप कहना चाहते हैं। निराला जी ने भी यही किया हाँ, था। मैं ऐसा करता हूँ मैम कि एक मेरे अंदर एक रिदम चलता है। एक जब मैं कविता करता हूँ तो एक मुझे लगता है, आप भी चूंकि लिखती हैं, आपकी किताब मैंने देखी है और आप जो बोलती हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, बड़ा अच्छा लगता है मैम। शुक्रिया। और बहुत ही शानदार तरीके से, जिस तरीके से आप सोशल इशूज पे अपनी बात रखती हैं, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आपने भी देखा होगा, हम सभी, हमारे भीतर एक राइमिंग चलती बिल्कुल। एक, मैं हमेशा, जब आप मेरा कोर्स देखेंगे तो उसमें एक मैंने डाला है टॉपिक, इनर स्पीकर। एक भीतर आपके अंदर एक वक्ता बैठा हुआ है। आप जब शांत बैठते हैं तो आप कुछ ना कुछ बोलता है। तो जब आप कविता लिख रहे होते हैं तो आपके अंदर एक राइमिंग चलती है। मेरा जो अपना लिखने का है कि मैं एक रिदम होता है, उस रिदम पे मैं पंक्तियां बनाता हूँ, एक फ्लो तैयार होता है, और मैं उसको जब लोगों के सामने रखता हूँ तो उनको अच्छा लगता है, और जो मैं देना चाहता हूँ वो दे देता हूँ। बिल्कुल। मैं ये मानता हूँ मैम कि आपको नियम जानना चाहिए, आपको उसको फॉलो करना चाहिए। आप नियम जाने, लेकिन कई बार होता क्या है कि अगर आपके भीतर उस नियम की वजह से कोई चीज़ एक रह जा रही है, आपका वैसा ही लिखा लेकिन लोगों को बहुत कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है, तो सब चीज़ें बिल्कुल चलती हैं। अब जैसे एक गाना आया था, एक समय बहुत वायरल हुआ था, बड़ा अच्छा वो गाया गया था, कल रात मेरे घर आया एक चोर, उसने कहा दे दूं मैं तुझे कोई, मतलब जो भी हो तेरे पास वो मुझे दे दे। तो वो कहता है मेरा चैन भी ले ले, मेरा ये भी ले ले, मेरा ये भी ले ले। मतलब बहुत ही इस तरीके से अगर आप उसको पढ़े ना, तो आपको पूरा एक लिखा हुआ ऐसा लगेगा। आप उसे कविता नहीं कह सकते, बिल्कुल, लेकिन वो गीत में है। सोचिए, वो गाया गया है, तो उसको इतने सुंदर तरीके से गाया गया कि लोग उसमें कहीं पर वही नहीं करेंगे, वो उनके भीतर उतर रहा है, कितना बड़ा मीनिंग लेकर के है। और जहां पर रही लेखन की बात, तो आप कुछ भी लिख रहे होते हैं, कहीं ना कहीं वो एक कविता की विधाई जैसा ही होता है। जैसे एक मुक्तक है कि जब हमारे कुछ मन में ख्याल आया, हमने वो लिख दिया। कभी हमारे भीतर कोई ख्याल आया तो हमने उसको लिख दिया जैसे आए। शब्दों को खूबसूरत तरीके से हम अपनी कल्पना को रखते हैं और एक प्रवाह बनता है पढ़ने में। जैसे गुलजार साहब लिखते हैं, जो आपने किताबों वाली बात कही थी, तो वो जैसी वो कविता है, एक तरीके से हम उनके साथ में उस दुनिया में तैरने लगते हैं। और जब वो ये बात कह के ख़त्म करते हैं कि जब किताबें गिरने उठाने के बहाने हमारा गुलाब पहुंचता था, ऐसा कुछ है मुझे थोड़ा सा, तो वो कहीं ना कहीं कह दें कि आप एक कविता मीटर में नहीं है या क्या नहीं है, एक प्रवाह है। तो सबके अपना लिखने का तरीका होता है, जानना चाहिए। लेकिन आपके भीतर जो आ रहा है, अगर वो लोगों को कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है तो ठीक है, अच्छा लग रहा है। जब भी मैं तो लिखती हूँ तो मुझसे अक्सर ये पूछा जाता है कि आप कैसे लिख लेते हो, मतलब हमने तो सुना है कि सिर्फ दिल टूटता है तभी लिखते हैं। जी जी।
तो मैंने उस वक्त पे एक लाइन लिखी थी कि महज दिल टूटने से ही अल्फाज निकलें ये ज़रूरी तो नहीं, शोर टूटे हुए सपनों का भी कुछ कम नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है। तो आपका क्या सीन है, मतलब दिल टूटने पर लिखा, सपने टूटने पर लिखा, या सिर्फ अंदर से आवाज़ आई और लिखना शुरू कर दिया? मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप इंजीनियर बाद में बनते हैं, आपके भीतर कोई लेखक कभी पहले रहता है। तो वो कहीं न कहीं एक साथ में चीज़ें चलती हैं, और जब आपको उस तरह कुछ परिस्थितियाँ आती तभी आप लिखते हैं। या तो कोई ये कह दे कि हमारे स्कूल में कार्यक्रम है, वो लिखो, तब आप लिखते हैं, तब आपके अंदर थॉट प्रोसेस चलती है। जब आपको कोई पीड़ा हो या कुछ ऐसा आपने महसूस किया, तो आपके अंदर एक शब्द जो है ना, तो उसको कैलकुलेट करने लगे और उसको बड़े कलात्मक तरीके से कहने लगे, तब आपने लिख दिया। मैं तो कई बार ये कहता हूँ कि हर व्यक्ति के भीतर एक लेखक छिपा हुआ है। बिल्कुल, हम उसमें क्वेश्चन आ जाता था पेपर में, तो इतना लंबा कैसे लिखाते थे आंसर। तो लेखक छिपा रहता है, बस आप उसे डायरी पर पन्नों से उतारते नहीं। तो जो उतार रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं मैम, कि जब आप भीतर कुछ भी महसूस करते हैं, सपोज यदि आपके पास फोन है तो जब भी जरूरत होगी तो आप फोन लगा लेंगे। अगर आपका लेखन में रुचि है तो आपके अंदर तो जो भी चलेगा वो कविता के फॉर्म में ही चलेगा, उसी तरीके से चलेगा। तो जब भी आता है आप उसे लिख लेते हैं। मैं जब परीक्षा दे रहा था, थोड़ी सफलता नहीं वो हो रही थी, तो भीतर से बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, तो एक मोटिवेशन जैसा चलाना कि भीतर से मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, बस तू ही है इस दुनिया में, तुझसा है कोई और कहाँ, अगर हो ना भरोसा बात में तो तू भी यहाँ और मैं भी यहाँ, तेरे हुंकार में वो दम है सारी दुनिया भी थम जाए, खुद पर हो विश्वास अगर एक पल क्या वक्त बदल जाए। तो ऐसे करके कुछ ना कुछ आपके भीतर जो आता है चलता है। तो मुझे लगता है कि सब कुछ मिला जुला हुआ होता है। कभी आप अपने मन से लिखते हैं, किसी और के लिए लिखते हैं, कभी आप अपने भीतर की पीड़ा लिखते हैं, लेकिन वो इस तरीके से होती है कि सबसे जुड़ती है। बस यही सब चलता रहता है। अक्सर घर के छोटे बेटे को ये सुविधा होती है कि वो सपने देख सकता है, बड़े को जिम्मेदारियां दिखाई देती हैं। जी जी। लेकिन आप तो घर के बड़े बेटे हैं, और रीवा जैसे जगह पे पैदा होके, रीवा में भी मैंने देखा कि कोई गांव सुना आपके उसमें, हिनौती गांव है। हाँ। तो मतलब शहर में तो चलो देखी जाएगी, चलो फैमिली वेल एस्टेब्लिश्ड है तो एक बच्चा अपने सपने के पीछे दौड़ सकता है, लेकिन घर का बड़ा बेटा जिसके पिता पैरालाइज्ड हो चुके हैं, जी जी, और उस पर घर की सारी जिम्मेदारियां हैं, और माँ बाप का सपना है कि वो इंजीनियर बन जाए और वो कवि बन जाता है। जी जी। कैसे? दरअसल फिर थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा कि मैंने जॉब भी करी, मैंने व्यवस्थित ढंग से रिस्क लिए मैम। मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मैं कूद जाऊं, और ऐसी सिचुएशन भी नहीं थी। आप जहाँ पे रहते हैं आप उसके लिए जिम्मेदार होना चाहिए। बिल्कुल। हमारी जैसी परिस्थितियां हैं, मेरे दादाजी संस्कृत विषय के टीचर थे, ये विरासतन रहा कि हमारे घर में थोड़ा सा इन चीज़ों के लिए बहुत ही एक माहौल था। हमारे यहाँ कोई लिखता उखता नहीं था, लेकिन मेरे दादाजी का अगर मैं कहूँ विशेष तौर पर, तो उनका लेखन में दखल नहीं था। वो प्रोत्साहित करते थे, बाकी लोगों को देखता भाई पढ़ो जॉब करो। तो मैंने पढ़ा और जॉब भी करा। हुआ ये कि जब मैं जॉब करता रहा साथ में लिखता रहा, लिखते हुए जब थोड़ा सा कुछ मजबूती आई तो मुझे उससे भी थोड़ी अर्निंग शुरू हुई, मैंने कर लिया मैम। और फिर मैंने जॉब, तो मेरा थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क रहा, पर ये ज़रूर आप कह सकती हैं कि चूँकि बड़ा हूँ तो जिम्मेदारी है, तो मेरे पास जो जिम्मेदारी रही, लकीली मैं आपको बताऊँ, मैं अपने परिवार से बहुत अमीर हूँ। हमारे परिवार में जितने भी लोग हैं, मेरा छोटा वाला भाई अभी वो इंडिगो में इंजीनियर है, उसने मेरा बहुत सपोर्ट किया हमेशा किसी भी विषय के लिए। मेरी सिस्टर है, अभी पढ़ाती हैं, तो ये सब लोग कहीं ना कहीं मेरे साथ में, हाँ भाई तू कर। मैं बड़ा था, लेकिन होता है ना कि बड़े को कभी कोई छोटे भी बहुत सहारा देते हैं, तो मेरा जो भाई है वो हमेशा मुझे थोड़ा सा एक सपोर्ट बनता रहा। तो जब मैं ये कर रहा था तब तक में उसकी नौकरी लग गई, और उसमें वो बढ़ा, बहुत अच्छा कर रहा है। मैंने कहा भैया तुम लिखो, और ये तो हम दोनों मिलकर के, अब सब लोग मिलकर के इकट्ठा करते हैं। मैं इसमें से कहना आपको ये चाहता हूँ कि आपको थोड़ा कैलकुलेटेड होना चाहिए। आप जिम्मेदारियों से मुख नहीं मोड़ सकते, मतलब ऐसे रिस्क नहीं लेना चाहिए कि अंधे कुएं में नहीं लेना चाहिए मैम। आपके पास जिंदगी है और आपके कई एंगल हैं, और सबके साथ में मिलकर चलना चाहिए। आप सोचें कि मैं ऐसे भाग जाऊं, अंत में आपको लगेगा कि आपने बहुत कुछ खो दिया। जो आपके पास नहीं है, मतलब आपके पास नहीं है, उसके पीछे आप पागलपन है। जो चीजें आपके साथ में उसको आप तोड़ते जा रहे हैं। ऐसा क्या कि आपको इतना जल्दी पहुंचना, क्या आप बैरियर्स तोड़ें जो शुरू में रास्ते में है। आप, मेरे बैरियर्स का मतलब थोड़ा सा अलग तरीके से समझिएगा। सपने के लिए बढ़ना चाहिए, उसमें जो आड़े है उसकी तरफ, लेकिन जो अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं
जो आपको समाज की, लोगों की एक ऑटोमेटिक आपके ऊपर इनबिल्ट है, उसको आपको किनारे नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। उसमें कैसे मैनेज करेंगे, तो मुझे लगता है कि अगर आप करना चाहेंगे हाँ, वो तो वो थोड़ा होगा। संघर्ष है। थोड़ा संघर्ष है, लेकिन वो होगा। मैंने किया, जैसे मेरे यहाँ पे लेखन का माहौल नहीं था, लेकिन ये था कि मुझे करना था। तो मैं साथ में ये भी था ना कि मैं बीटेक कर रहा था, मैंने बड़े अच्छे परसेंटेज से किए, अच्छी कॉलेज से किया मैंने, सब कुछ मेरा बढ़िया था। मैंने उसको एकेडमिक कभी डिस्टर्ब नहीं होने दिया, क्योंकि मुझे पता है कि आज लोग आपको सुन रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि कल वो दौर वैसा हो। तो उस समय पे आपका एकेडमिक आपकी बहुत हेल्प करता है। तो मुझे लगता है कि मैं उन लकी लोगों में से हूँ कि जिसके लिए ये थोड़ी सी कहानी ज़रूर बन सकती है कि एक सामान्य सा परिवार है जहाँ थोड़ी सी मुश्किलें हैं, लेकिन परिवार का साथ, सहयोग, ये सारी चीज़ें इन सबको ओवरकम कर गया और मैं बड़े अच्छे से मैं इस काम को कर पाया। आपने झूठ भी बोला कि मेरे को नौकरी से निकाल दिया गया है। आपने नौकरी खुद छोड़ी थी। नौकरी खुद छोड़ी थी। मैं महिंद्रा में था जी, जी। और मुझे ये था कि अगर मैं नौकरी ये था कि मार्च के बाद से एडमिशन लेना था, मुझे बीटेक करना था। तो मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा ऐसा है कि तुम्हें सरकारी कॉलेज मिलना ज़रूरी है। शर्त मेरी ये है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में फीस बहुत ज़्यादा है, मैं वो ना दे पाऊँ। तो पॉलिटेक्निक के बाद जब मैं बीटेक किया तो वहाँ पर ये हुआ कि मुझे सरकारी कॉलेज मिलना था और उसके लिए कहीं ना कहीं मेरा जॉब में थोड़ा सा मन नहीं लगता था। तो मैं थोड़े से पैसे बनाया, इतना बनाया कि थोड़ा सा फीस वगैरह वो सब चीज़ें कर सकूं मैं। और फिर मैंने ये कहा कि अगर मैं जॉब अगर ऐसे बोलूँ कि छोड़ रहा हूँ तो दिक्कत है, मैं अभी से घोषणा कर देता हूँ कि मैं सो गया था। और वो वहाँ से ऐसे कंपनी से मुझे बोल दिए हैं कि नहीं है ये, जाओ। ये चीज़ हो गई, तब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, उनके पास भी कोई रास्ता नहीं बचा। और एक पिता, एक घर परिवार आपको कैसे ही बर्बाद होते देखेगा। तो बोले अब क्या है, तो हमने कहा बीटेक करना है मुझे। मैं भोपाल चला आया और फिर यहाँ पे मुझे सरकारी कॉलेज मिल गई, तो फीस भी कम थी और मैंने उस पर काम कर लिया। तो कई बार आपको कुछ, लेकिन कैलकुलेटिव सारे रिस्क थे। मैंने कभी भी पागलपन ऐसा नहीं दिखाया कि उसमें किसी और का नुकसान हो, घर परिवार वाले परेशान हो। सोच समझ के। आपके पास मोबाइल नहीं था, अच्छा, आपके पास कंप्यूटर नहीं था, आपके दोस्तों ने आपकी बहुत सहायता की। बहुत मैं अभी यहाँ पे रिश्तों की बातें चल रही हैं, मैं कुछ मामलों में बहुत अमीर हूँ मैं, और मुझे लगता है कि मैं इसे सफलता का बहुत आधार मानता हूँ और अपने आप को कंफर्ट जोन में और अच्छा होने का। मेरा दोस्त, मेरे रिश्ते, इन सारी चीज़ों में मुझे आज तक मेरे जहन में नहीं आता कि मेरे किसी से बुरे अनुभव हैं। जहाँ मुझे अच्छा नहीं लगा वहाँ मैंने उनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं रही। हाँ ठीक है, नहीं अच्छा लगा, ट्यूनिंग नहीं जम रही है, ओके। बाकी मेरे साथ कभी भी, तो मेरे दोस्तों ने, मैं एक कैफ़े में जाता था जब मैंने शुरुआत करी, मेरे पास लैपटॉप नहीं था, तो एक कैफ़े में जाता था, वहाँ पर शोएब भाई कहते थे। मैं वहाँ जॉब करता था 12 घंटे और फिर 9 बजे जब आता था, 9 बजे, तो उनके यहाँ पे जाता था। तो वो कैफ़े में लास्ट वाली जो वो होती थी बूथ, वहाँ पर मुझे बिठा देते थे और वो कोशिश करते थे कि शोर न जाए। मैं ऐसे रिकॉर्ड करता था कभी-कभी। और इस तरीके से फिर मेरे दोस्त थे कुछ लोग, तो उन्होंने कहा कि लैपटॉप नहीं, तो मेरे दोस्त ने लैपटॉप दिलवाया। एक बार उसने पूछा नहीं मुझे, मैंने कहा कि मुझे भाई लैपटॉप चाहिए, ये वो, उसने कह दिया कि तेरे को मिल गया, 10-12 दिन में आ जाए। ऐसे करके मैं कहता हूँ ना कि मेरा मतलब मेरे रिश्ते और मेरे दोस्त, और मुझे लगता है कि जब तक आपके पास ये है तो आप बड़े अमीर हैं मैम। जैसे मैंने कहा कि अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिल जाते हैं, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। मतलब दोस्त भी तभी मिलते हैं ना अच्छे, जब आप अच्छे होते हो। बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत बुरे हो और कोई अच्छा आदमी आगे एकदम से आपको कह रहा है कि लो भाई मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, तो इट्स गिव एंड टेक। मुझे लगता है बड़ा अंतर पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास की एक बड़ी सुंदर चौपाई है कि जैसे लोग होते हैं आप वैसा हो जाते हैं। संगति जो होती है, आपके जो दोस्त होने चाहिए वो भी उस तरह का, मतलब थोड़ा सा होता है, तभी जमता है। तो वो चौपाई इस तरीके से है, गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिले नीच जलसंगा। जो धूल होती है, मिट्टी के जो कण हैं एक तरह से, तो जब वो हवा से मिलते हैं तो ऊंचाई तय करते हैं, और वही अगर वो नीचे बहते हुए पानी से मिल जाते हैं तो हम उसे कीचड़ कह देते हैं। बहुत तो जैसे लोग आपको मिलते, जैसी कम्युनिटी मिलती है वो, और मेरी कम्युनिटी बहुत अच्छी है। मैं कितना अच्छा हूँ, मैं क्या हूँ उनके लिए, मैं ये नहीं जानता, लेकिन मेरे लिए मेरे दोस्त, मेरे रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं और सभी मेरे बहुत शानदार हैं। उनकी वजह से मैं कुछ कर पा रहा हूँ।
तो पहली कविता कब लिखी? इंजीनियरिंग शुरू करने से पहले? हाँ, मुझे ऐसा कहना चाहिए कि ऐसे लिखता तो रहा लेकिन कभी पन्ने नहीं इकट्ठा किए। मुझे जो याद आती है जब आपका सबका सवाल ऐसे रहता है तो मुझे याद हो गई कि मुझे जब आती है कि मैं कॉलेज में कभी लिखा था एक कविता जिसको मैंने पन्ने पर सहेजा था कि जाना था मिलने तारों के घर, मिलना है उनकी रानी से, जाना है मिलने तारों के घर, मिलना है उनकी रानी से, पूछूंगा कहाँ पे राज तेरा, बतला कैसा है ताज तेरा, जाऊंगा बस कुछ दिन में ही, जाऊंगा बस कुछ दिन में ही, बस बर्फ के हिमशैल से, जो कि चंद्रमा ठंडा होता है, जो कि बर्फ के हिमशैल से मेरे अंग निकल आने दो, चढ़ना है सफलता की सीढ़ी, मेरे अरमानों के जरा पंख निकल आने दो। ऐसे फिर उसमें कि सूरज से भी जाना है मिलने, बस वही कुछ पूछने, कहाँ है चमकता अगन सा वो, हार है किस छोर में, जाऊंगा बस कुछ दिन में ही, जाऊंगा बस कुछ दिन में ही, जरा सा तपती अगिन से मेरे अंग दमक जाने दो, चढ़ना है सफलता की सीढ़ी, मेरे अरमानों के जरा पंख निकाल आने दो। तो मुझे लगता है ये मैं अपनी पहली कविता कहता हूँ जिसे मैंने रखा। मुझे लगता है किसी को भी याद नहीं रहती, मुझे भी नहीं पता मैंने पहली कौन सी लिखी थी, पता नहीं। एक डायरी आप उसको समेटते नहीं समेटते, और बस वो डायरी इवन मुझे तो ऐसा लगता है कि जब आप पहली कविता का तो ये है ही है कि बेटा जो तेरे पास पहला आया वो तेरे पास रहने नहीं दूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहते हैं ना प्रसाद कहीं चढ़ाओ। हाँ, वो है ही नहीं, मेरे पास भी नहीं है मेरी पहली कविता। जी जी। मेरे तो पापा ने डायरी जला दी थी मेरी। कोई आपको आपकी कविता याद है? यदि आप मुझे लगता है कि आपका हालांकि पूछने का काम है, लेकिन यदि मैं कहूँ अगर आपके कोई जहन में आती हो कोई बात। मेरे को तो खैर मेरी सारी कविताएं याद ही रहती, मैं स्टेज पे कभी मोबाइल या किताब से नहीं पढ़ती, ये मेरा रूल है। तो मैं आपके नियम को तोड़ते हुए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा कोई एक आप सुना देंगे, सुना दें कोई छोटी सी। मेरी जो कविता सबको बहुत पसंद आती है उसका शीर्षक है घर। वो मैंने लिखी थी कि जब हम, मेरा ऐसा मानना है, और मैंने निर्मल वर्मा जी को एक बार पढ़ा था तो उसमें भी एक यही एसेंस था उनकी लाइन में कि जब हम घर से निकल के कहीं बाहर रहने लग जाते हैं ना, और जब हम लौट कर घर आते हैं तो घर भी कुछ बदला बदला हो जाता है। वो घर नहीं होता जो हम छोड़ कर गए थे। क्या बात कही। वो हमारे बिना रहना सीख जाता है और हमें भी वो घर अनजान लगने लगता है, हम उसके लिए अनजान हो जाते हैं। तो जब भी छुट्टियों में घर जाता हूँ, थोड़ा घर बदल जाता है, थोड़ा मैं बदल जाता हूँ। माँ बाप मुझे कुछ बूढ़े नज़र आते हैं, मैं उन्हें थोड़ा बड़ा नज़र आता हूँ। माँ कुछ और भोली हो जाती है, मैं खुद को और समझदार पाता हूँ। शिकायतें अब उनसे कम ही रहती हैं क्योंकि अब मैं उनका मौन समझ जाता हूँ। क्या बात। पहले जब घर से निकलता था तो हाथ पर पैसे रख कर कहते थे कि बेटा खर्चे की चिंता मत करना। जी जी। अब यही बात घर छोड़ते वक्त मैं दोहराता हूँ। जब भी छुट्टियों में घर जाता हूँ, माँ बाप थोड़े थोड़े औलाद हो जाते हैं और मैं खुद को थोड़ा थोड़ा माँ बाप पाता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे आपकी ये कविता मुझे गुलजार साहब ने लिखी थी एक, जिसमें उनका कहना ये था, थोड़ा सा यही भाव था लेकिन थोड़ा उनका तरीका बहुत अलग था। उन्होंने ऐसा कुछ लिखा था कि जो मेरे नाती पोते हैं जब आते हैं तो हर बार बड़े हो जाते हैं और उनका इंटरेक्शन कम हो जाता है। मैम आपने बहुत सुंदर तरीके से ये भाव बहुत अच्छा दिखाया। एक्चुअली दिवाली पे सब घर जा रहे थे जी, जी। और कहीं ना कहीं जब आप घर से दूर रहने लगते हैं तो मुझे लगता है आजकल सिर्फ बेटियां विदा नहीं होती, बेटे भी विदा होते हैं। क्या बात है। तो मेरे इन-लॉज अकेले थे, हालांकि मेरा भाई तो मेरे मम्मी पापा के साथ रहता, तो मुझे लगा कि वो अकेले नहीं बट मेरे इन-लॉज तो अकेले हैं। जी, तो वो मैंने उस वक्त फील करते हुए लिखी थी कि यार कहीं ना कहीं घर हम जब जाते हैं तो घर काफ़ी हद तक बदल चुका बिल्कुल होता है। बिल्कुल। हम जितनी बार भी जाते हैं हर बार आपके पेड़ आ गए, पेड़ कट गए। मैं तो जो कि गाँव में जब जाता हूँ तो कभी ये बदल गया, कभी वो बदल गया, इस तरीके से। और लिखने में मेरे हिसाब से मुझे बहुत शौक भी है कि मेटाफर्स मैं बहुत यूज़ करती हूँ। जी जी। तो मेटाफर्स का एक बहुत बड़ा रोल भी रहता है आपकी लिखावट में, और वो आपका एक्सपीरियंस भी दिखाता है कि किस तरह के मेटाफर्स आप, छायावाद जिसको बोलते हैं, यूज़ करते हैं, या फिर किस तरह के मेटाफर्स को आप किस तरह से डेली लाइफ में या अपने इमोशंस में ऐड करके बताते हैं। जैसे एक मेरे फ्रेंड है, उन्होंने बड़ा ही सुंदर लिखा था, मोहब्बत और मिश्री एक जैसी होती हैं। तो मिश्री को बड़ी सुंदर कविता, मुझे याद नहीं है अभी। तो मेटाफर्स आप कैसे यूज़ करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मेटाफर्स को मैं कोई ऐसा बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन मैं जो मानता हूँ उसको प्राण मानता हूँ। और आपकी बात कहने में जो जायका आता है, बिल्कुल, जो आप बात को कह पाते हो, वो आप जैसे ही कहने के लिए होते ना कि मैं बात को खूबसूरत तरीके से कहूँ, तो जो आपके सामने आसपास कुछ भी है दिमाग में, आप उससे तुलनात्मक हो जाते हो।
आप उसको उस जैसा कहने लगते हो। हम जब किसी की प्रशंसा करते हैं तो प्रशंसा में हम उसको ये दिखाते हैं कि तुम देखिए, एक सीधी सी बात हुई मैम कि आपका बोलना बहुत अच्छा है, आप जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं अगर मैं उस सीधे तौर पे, लेकिन यदि एक सहज रूप से कोई कवि लेखक किसी ऐसे प्रशंसा करे तो बहुत सारी चीज़ें उदाहरण लगाता है। मुझे सबसे खूबसूरत वो गाना लगता है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, उसमें इतने मेटाफर्स हैं। बस अब जैसे उसमें अब आपने गाने की बात की, खिलता गुलाब जैसे, हाँ। ये तो अब जैसे गुलाब खिलता हुआ, गुलाब का चेहरा अलग है, जो अभिनेत्री थी जिनके लिए कहा गया होगा उनके लिए वो चेहरा अलग है, लेकिन हम गुलाब से एक कोमलता को, एक खुशबू को, एक जो उसको महसूस करते हैं उसको, वो वहां पे कर रहे हैं। और वो बात अच्छा ये भी है कि सामने वाला जो पढ़ने वाला है वो उन चीजों से परिचित हो तभी आपका है। अब मेटाफर से आप किसी भी बात को बहुत खूबसूरत, वैसे मुझे लगता है जब आप बात खूबसूरत तरीके से कहते हो ना तो मेरे ख्याल से आप मेटाफर्स यूज करते हो। सामान्यतः हम कई बार तुलना कर देते हैं कोई चीज, हम ऐसे ही कहने का ढंग ही होता है हमारे। बात तो हर तरह से खूबसूरत कही जाती है। जैसे सर्वेश्वर दाल सक्सेना की मुझे एक पंक्ति याद आती है, बहुत सुंदर, अलग है इस विषय से, लेकिन थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा कि मैंने कब कहा कि कोई मेरा साथ दे, मैंने कब कहा कि कोई मेरा साथ दे, हाँ चाहा जरूर। ये दो पंक्तियां कितना कुछ समेटे हुए हैं, कितना कुछ समेटे। तो एक ये भी तरीका है। और जब आप किसी की तारीफ कर रहे हो या कोई बात, जैसे हम विद्यार्थियों के मोटिवेशन के लिए लिखता हूँ तो मतलब उसमें जब आप लिखते हैं तो कुछ ना कुछ आप ही कल्पनाएं डालते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। जॉन एलिया साहब की लाइन है कि मुझसे मिलने आए हो, रुको जरा बुला कर लाता हूँ। अरे वाह ये मतलब कितनी खूबसूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ये अंतर पड़ता है। मुझे वो पंक्तियां याद नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने इसी पे लिखा था कि बस तू ही है इस दुनिया में, तुझसा है कोई और कहाँ, अगर हो ना भरोसा बात में तो तू भी यहाँ मैं भी यहाँ, तेरे हुंकार में वो दम है सारी दुनिया भी थम जाए। अब हुंकार इतनी बड़ी कैसे, सारी दुनिया कैसे थम जाएगी, यहाँ बाजू वाला ना सुनाई दे, खुद पर हो विश्वास अगर लम्हा क्या वक्त बदल जाए। अब जीवन में सजे हैं कुछ सपने हर हाल में पूरे करने हैं, सागर के नीचे हैं मोती वो रखने हैं तो रखने हैं, घेरा हो हजारों मुश्किल का मेहनत के आगे झुकने हैं, सूरज पर छाए बादल भी एक ना एक दिन तो छटने हैं। बहुत सही। अब यहाँ पे मैं एक विद्यार्थी को मोटिवेट कर रहा हूँ तो यहाँ बादल क्या करेंगे, यहाँ पे मैं सागर से मोती क्या करेंगे, ये तो कोई मतलब यदि आप नहीं समझ रहे हैं मेटाफर्स तो आप बोलेंगे क्या है भैया, सागर कहाँ ला रहे हो। अभी की जो जनरेशन है मुझे लगता है वो समझ भी बहुत कम पाती है। जैसे मैंने एक लाइन लिखी थी, मतलब थी तो पूरी वो एक स्पोकन वर्ड टाइप से था, स्पोकन पोइट्री, तो मैंने एक उसमें पहली जो लाइन बोली कि नदियों को ही दायरे समझाए जाते हैं, कभी समंदर को भी कहो कि हदों में रहे। तो कहीं ना कहीं मतलब महिलाओं पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती, पुरुष के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि तुम ये मत पहनो तुम वो मत पहनो। तो वो एक पूरा एक वो था। तो मुझे ऑडियंस के चेहरे देखकर लगा कि उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो फिर उनसे सीधे बात की जाए। हाँ, और ये कोई उनकी गलती नहीं है, क्योंकि हम भी जब पुराने लेखकों को या पुराने कवियों को पढ़ते हैं नहीं पल्ले पड़ता है। मैं अगर पढ़ता हूँ जयशंकर प्रसाद जी को तो बहुत अच्छा उन्होंने विषय और बहुत अच्छा वो है, लेकिन जब कई बार ना आपको एक गुरु चाहिए होगा समझने के लिए, उसको एक टीचर चाहिए होगा प्रॉपर कि किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है और किस तरीके से, और शब्द इतने कठिन, और वो मतलब होता है ये तो जनरेशन के साथ में भाषा का स्तर अंतर आता है, तो वो कॉन्टेक्स्ट समझाना पड़ता है पहले कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ। लेकिन कल को अगर हम किताबें लिख के मर जाएंगे तो वो कौन समझाएगा, है ना। तो इसलिए मुझे लगता है किताबें लिखने के बाद हम लोग मरेंगे नहीं कभी ये भी बात है, मतलब सरल लिखना भी ठीक है। और मुझे आपसे जो पूछना था वो ये था कि जैसे एनिमल जैसी जो मूवी आती हैं, कहते हैं कि किसी भी वक्त का अगर आप सिनेमा उठाकर देखें तो वो उस वक्त के समाज का आईना होता है। उस वक्त वैसा वैसा चल रहा होता तभी वैसी मूवी बनी। जैसे पुरानी फिल्मों में ये होता था कि एक माँ थी, वो अंधी थी, उसके 2 बच्चे थे, वो बार बार गुम हो जाते थे, हर तीसरी मूवी में यही कहानी चलती थी। ऐसे ही मुझे लगता है कि साहित्य भी कहीं ना कहीं समाज का आईना होता है। तो आपको लगता है कि जो चीज़ हम लिखते हैं उसका प्रभाव पड़ता है सुनने वाले पर, और साहित्य कहीं ना कहीं समाज में बदलाव का कारण भी बन सकता है अगर हम चाहें तो। बिल्कुल मैम, देखिए क्या है कि हम इस बात पे जाना हमारा बिल्कुल निरर्थक होगा कि हम ये प्रूफ करने बैठे कि हमारा साहित्य का प्रभाव पड़ता है। वो पड़ता ही है। आपका साहित्य जो है पूरी तरीके से देखिए ना, छोटे छोटे कोट्स, छोटी छोटी चीजें, आप किसी के इंटरव्यूज देख लीजिए,
चाहे जो यूपीएससी क्रैकर हो या कोई भी, वो अपनी बातों में कहते कि मुझे ये पंक्ति, ये चीज मुझे मोटिवेट की। वो शब्द ही तो थे और क्या था, लेकिन वो बदलाव किए। तो साहित्य का अंतर पड़ता है, इस पे तो कोई बात नहीं की जानी चाहिए। दूसरा क्या है कि जो आज का समय चल रहा है, समाज में जैसा होता है, साहित्य उसका प्रतिबिंब है, दर्पण का काम करता है, वैसा ही होता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा लेकिन साहित्य का नियंत्रण आपके पास है, आप वो जरूर दिखाइए। मैंने लिखा था, एक कविता लिखी थी कि सच लिखना लेखकों, मतलब मुझे याद नहीं हो कविता थोड़ा सा, लेकिन मैंने ये कहा था कि सच लिखिए लेकिन उसमें उम्मीद रखिए। आप बिल्कुल सच लिखें समाज में जो चल रहा है, लेकिन आप साहित्यकार हैं तो आपका एक भाव ये भी बनता है कि आप उसमें रास्ता सुझाएं, आप बताएं कि होना क्या चाहिए। हम फिल्म में ये लिख दें खाली कि ये चीज हुई, ये चीज हुई, तो बिल्कुल हो रहा है, ठीक है भाई, आपका काम कहाँ पे हुआ? आप तो फिर फोटोग्राफर हो गए। बिल्कुल। हमें जो दिख रहा है हमने उसको खींच लिया और जा करके हमने वहां पर लिख दिया जो कुछ भी है, मतलब सीधा तौर पे हमें उसको सही तरीके से दिखाना है, बताना है, लेकिन उसके साथ में हमें ये भी देना है कि क्या होना चाहिए। लेख आपका तभी पूरा है, मतलब वो तभी, साहित्य बिल्कुल दर्पण है, वो दर्पण में दिखाइए, लेकिन ये भी जरूर बताइए कि शीशे में, मतलब वो जो होना चाहिए, ये आपका इस दर्पण से आगे की बात है। मुझे एक कुछ पंक्तियां याद आ गई अपनी लिखी हुई। इस पे मैंने लिखा था कि जब जब लोग लड़ रहे होंगे कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, जब काले मार रहे होंगे गोरों को चमड़ी की पहचान पर, तो कहीं ना कहीं हम भी हथियार उठाएंगे और हथियार बनाएंगे कलम को और लिखेंगे कविताएं। वो नहीं लिखेंगे जो हो रहा है हमारे सामने, हम वो लिखेंगे जो होना चाहिए था पर हुआ नहीं। जी जी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी जिम्मेदारी है। आज मैंने जो सीखा है, आपने जो सीखा है, वो कहानियों से, कविताओं से, बिल्कुल, किस्सों से सीखा। हमारे माँ बाप ने हमें सुनाई, हमारे टीचर्स ने हमें सुनाई, हमें कविताएं पढ़ाई गई, हमें कहानियाँ पढ़ाई गई, हमने वो सच मान ली। लेकिन अगर हम ये ना बताएं कि ये लड़ाई हुई थी जी, और ऐसे ऐसे इतने इतने लोगों को मारा गया, जी जी, सिर्फ ये ना बताएं, उसके साथ में बताएं कि इसका एक ये भी एंगल है कि ये भी किया जा सकता था इस लड़ाई को अवॉइड करने के लिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में कितना सारा उसमें व्याख्यान दिया जाता है। हाँ, तो अगर साथ में हम एक पर्सपेक्टिव और दिखाएं, तो मुझे लगता है कि समाज को, जो अभी करंट समाज है वो तो है ही, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन देने के लिए और उस समाज को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी कलम पर बहुत बड़ी होती है। कलम पर ही होती है और वही एक तरीका होता है और ये आपको करना ही चाहिए। इसमें कहीं पर भी कोई ये दो राय नहीं है कि आपको, मतलब ये आप लेखक हैं, आप पंक्तियां कैसे लिख रहे हैं, आप ये लिख रहे हैं, ये एक मसला बाद का हो जाएगा। आप जो लिख रहे हैं उसकी सार्थकता हो, आप जो चल रहा है, हमने वही लिखा है जो चल रहा है, लेकिन उसके साथ में ये भी बताइए कि इसमें आगे हम किस तरीके से हों और क्या होना चाहिए, इसका क्या भविष्य है। अच्छा है तो तारीफ करें और ऐसा वो हो, बुरा हो तो उसको कहें कि बुरा इस तरीके से है और हमें इसमें से ऐसा होना चाहिए। और चीज़ों को, जो आपने कहानी की बात करी, समझने की बात है। अब से एक बार मैं कहीं था तो उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं कुरुक्षेत्र में 5 लाख ऐसे कैसे चले गए होंगे, इतनी तो जगह कैसे? अरे भैया ठीक है, वो लिखा हुआ है, वहां से हम सीख क्या रहे हैं उस पर आपका ध्यान नहीं जा रहा। एग्जैक्टली कि वहां, अब वो मुझसे अगर आप ये पूछोगे भैया 5 लाख, मैं भी नहीं था भाई, द्वापर में मैं भी नहीं बैठा था कि वहां पे बैठ के धृतराष्ट्र के साथ बैठा हुआ देख रहा हूँ, ऐसा मेरा भी नहीं था। मैंने पिछले पॉडकास्ट में सवाल भी किया था कि यही चर्चा चलती रहती, महाभारत सच में हुई थी या कहानी है। मैं ये कहती हूँ कि मान लिया मैंने कहानी भी, मैं तो 100% मानती हूँ कि कहानी है, लेकिन उससे क्या सिखाया गया है वो सीखो ना, बजाय इसके कि तुम इस पर लड़ते रहो कि वो सच में हुआ था या वो कहानी लिखी गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, हमें वहीं से मिलेगा। और हमारे जो पुराना, हमारे पास जो दस्तावेज होता है, और हम सौभाग्यशाली हैं, ऐसी संस्कृति से हैं कि हमारे पास ये संपन्नता है कि हमें, आप महाभारत अगर पढ़ें, आप रामायण पढ़ें, तो मानव चरित्र और समाज में किस तरीके से वो उसमें कितना अच्छे से समझ सकते हैं आप। बिल्कुल, मुझे कितना सुंदर वो डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं धृतराष्ट्र से जब भगवान कृष्ण जाते हैं शांति संदेश लेकर के, तो वो B.R. चोपड़ा के उसमें है कि वो कहते हैं क्या प्रस्ताव लेकर के आए हो, तो बोले शांति कोई प्रस्ताव नहीं, शांति एक आवश्यकता है। हाँ, ये लाइन मुझे क्या आज ये प्रासंगिक नहीं है? ये क्या हमेशा प्रासंगिक नहीं रहेगा? बिल्कुल। हमारा
तो ये जो होता है ना, ये सारी चीज़ें आपकी वो करती हैं। बिल्कुल, उसी जो मैं सुना रही थी आपको, मुझे पूरी तो याद नहीं, बट उसमें मैंने आखिरी लाइन ये लिखी थी कि हम पर ये ज़िम्मेदारी है कि जब जब आने वाली नस्लों के मन में युद्ध का ख़्याल भी आए, तो हमारी कविता जो है मशाल बनकर उनके क्या दिलों बात का कही! अंधेरा बिल्कुल, मिटा दे। बिल्कुल। आपने तो जो मैं कहना चाहता हूँ जी। और जो मैंने कहा उसको आपने पूरा एक वो दे दिया, सार दे जी, दिया। जी, बिल्कुल, जी, बिल्कुल। शुक्रिया। यही होना चाहिए। यही होना चाहिए, यही ज़िम्मेदारी है और इससे बस। ज़्यादा कुछ है भी नहीं। आप कितने भी आज फ़ेमस हो जाओ, कल चले जाओगे इस दुनिया से, लेकिन जो आप लिख के गए हो वो रह जाएगा। मैम, दौर आया है, हुँ, दौर जाएगा। मैं बिल्कुल। आज अगर देखूं, मुझे कहने में कोई, मैं कुमार शानू जी, उदित हुँ, नारायण, अलका हुँ, याग्निक, इनको हुँ, बहुत सुनता हूं। हुँ, आपने भी सुने हैं। जी। 90 का दशक को सब कुछ आज है, और आज मैं 32-33 साल का हूं, और हुँ, आज के दौर में भी यही कितने सुने जाते हैं। हुँ, लेकिन आप ये सामान्य देखिए, अगर मार्केट को देखिए, हुँ, तो जो मैं देख पाता हूँ, हुँ, 90 में जितने गाने इन्होंने गाए, हुँ, बिल्कुल, मतलब बस आप कुछ नहीं, किसी भी गाने को बोल दीजिए, वो फिट बैठेंगे कि बिल्कुल, कुमार शानू जी ने गाया होगा, उदित नारायण बिल्कुल, जी ने गाया होगा। बिल्कुल। लेकिन आज कैसा दौर है, ना तो उनकी आवाज़ में कोई दिक्कत है, हुँ, ना तो उनके गायकी में कोई वो है, ना कुछ। ऐसी कौन सी चीज़ हुई कि उनको पहले जैसा उतना ज़्यादा काम उस तरीके से नहीं दिखते, कम दिखते हैं। हुँ, सिर्फ और सिर्फ ये है कि दौर के पास क्षमता है कि हुँ, आपको कहीं पर किसी पॉइंट से भी अपने सुविधा के हिसाब से वो कर सकता है। बिल्कुल, हटा लेकिन सकता आपने जो उस समय पे बनाया होगा, हुँ, उदित नारायण जी ने, कुमार शानू जी ने, अलका याग्निक जी ने हुँ, जो चीज़ें बनाई थी, जो लोग तैयार किए हुँ, थे, आज उनकी जो चीज़ें हैं, हुँ, उनकी वजह से वो बिल्कुल आबाद हैं और हमेशा रहेंगे। हम गाएँगे, गुनगुनाएँगे, पर बिल्कुल। दौर आपका उस तरह से नहीं रहता हमेशा। आपको क्या लगता है कि हिंदी साहित्य का भविष्य क्या है? बहुत उज्ज्वल है, बहुत अच्छा है। अगर एक आईआईटी, हुँ, एक एनआईटी हुँ, लिट फेस्ट कराते हैं और वो हुँ, पूरे हिंदी बेस्ड होते हैं, और आईआईटी तो पूरे भारत में है, हर जगह पे जाती है, हुँ, हिंदी कविता की प्रतियोगिताएं होती हैं, हुँ, और आप देखिए कि जहाँ तक है कि सब जगह पे, एक हुँ, अपने देश की बात करूँ अगर मैं, तो हुँ, चल रहा है। आप विदेशों में जाइए तो वहाँ पर भी हिंदी के लिए संस्थाएं काम कर रही हैं। हुँ, तो हम ये कहते हैं कि जो चल रहा है सब चल रहा है, हुँ, लेकिन हिंदी भी चल रही है, और बड़ी संपन्नता के साथ। एक प्रकाशक 2 साल पहले अपना प्रकाशन खोलता है, हुँ, और आज वो कहता है कि आज वो 200 कॉपी बेच रहा है, हुँ, 200 राइटर्स की किताबें बेच रहा है हुँ, हिंदी भाषा में। तो हुँ, क्या कहेंगे आप? राजकमल प्रकाशन में आप जाइए, हुँ, वहाँ पर प्रकाशकों में आप हिंदी बुक स्टोर में जाइए, हुँ, वहाँ पर आपको प्रकाशक और आपको किताबें अथाह मिलती हैं। हुँ, वो क्या है? तो ये समृद्ध हैं हम, और लगातार हो रहे हैं। हमारा चूँकि अ, अगर हिंदी साहित्य की बात करूँ तो हम सब बिल्कुल देख रहे हैं, लगातार बढ़ता जा रहा है कार्बन। तो बहुत सुंदर भविष्य है, और सुंदर लेखन और गहरा लेखन आता रहेगा। हिंदी और उर्दू में बड़ी बहस चलती है जी, जी। कि हिंदी हिंदू की है, उर्दू मुसलमान की है, या फिर हिंदी वालों को उर्दू में नहीं वो करना चाहिए, लिखना चाहिए, उर्दू वालों को हिंदी में नहीं लिखना चाहिए, या फिर हिंदी कविता में उर्दू का शब्द कैसे आ गया? तो ये इस पे आप क्या मैं कहेंगे? आपको एक बहुत सुंदर बात कहूँगा, जी, थोड़ा-सा मे बी ऑकवर्ड लग जाए। जी। मेरी बुआ के लड़के इंदौर में रहते हैं, हुँ, और कोतमा में रहते हैं हुँ, वहाँ, और मैं गाँव में। तो यहाँ पर क्या था कि आप जानती हैं कि गाँव में ऐसा होता था कि जब आते थे, हुँ। तो हम दोनों की अगर उम्र आस-पास रहती थी या कपड़ा हो जाता था, तो एक एक्सचेंज हो हाँ, जाता था। एक्सचेंज होता था, बिल्कुल। तो मुझे एक्सचेंज तो नहीं होता था, मुझे मिल जाता था। मिल वो जाता लेते था, नहीं थे, हाँ। ये वो और हमने ले भी ले। पहने हैं, हाँ, हाँ। तो वहाँ पर क्या होता था कि मुझे एक कपड़ा मुझे याद आता है हुँ, कि एक सेट आया था मुझे, कोई हुँ, प्रोग्राम रहा होगा और कहीं हुँ, से भी बाहर से। हुँ, तो उसमें से ना वो पैंट मेरे साथ ज़्यादा जमता नहीं था। हुँ, वो वाला कपड़ा जो पैंट था, जो हुँ, वहाँ से मुझे मिल गया था, वो उस शर्ट के साथ ज़्यादा जमता था। हुँ, ऐसा कई बार, तो हम उसको हमेशा कहते थे कि ये वाला देना, और ये भैया वाला या कि इनका वाला पैंट देना। हुँ, 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 और वो दोनों मिलते थे तो एक साथ बढ़िया लगते थे। देखिए, हमारे इतिहास में हुँ, जो हुआ हम उसको तो सब जानते हैं। हुँ, तो यहाँ पर जब एक उर्दू वाला वर्ग हुँ, आया, या कि जो उर्दू बोलते थे, तो कहीं हुँ, न कहीं हम जब आप मैम हम आप साथ बैठे हैं, तो देखिए हम थोड़ा-थोड़ा आपसे परिचित हुए, थोड़ा आप हमसे परिचित हुईं। हुँ, हमें जब यहाँ पर आया पॉडकास्ट में, तो हमें किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से क्या करना है, हुँ, हमने यहाँ के नियम के हिसाब से कुछ अडॉप्ट किया। हुँ, कुछ आपने मेरा कंफर्टेबल देख कर के, हुँ, कैमरामैन ने सब कुछ एडजस्ट किया। हुँ, तो ऐसे कहीं न कहीं होकर के हम मिल-जुल करके खूबसूरत लग रहे हुँ, हैं, बढ़िया लग रहे हैं।
तो ये ऐसे ही आपका जो भाषा है ना, तो इसमें इस पर विचार करना, जो हो गया सो हुआ। अब हिंदी उर्दू मिक्स हैं, लेकिन इसमें बुरा क्या है? हमें कहीं ना कहीं हम समृद्ध तरह खुश हो रहे हैं। हम कितने शब्द यूज करते हैं जो हमें पता नहीं। इवन कई लोग जो बोले कि उर्दू ऐसा वैसा, उनके कुछ शब्द उर्दू ही आते रहते हैं, उनको पता भी नहीं कि हम उर्दू यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि कोई भी फर्क नहीं पड़ता मैम, हिंदी उर्दू का तो। और ये जो कर रहे हैं, मैं इसमें कुछ बोलना नहीं चाहता। मेरा अपना जो निजी मामला है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैं हिंदी में कविताएं लिखता हूँ और मुझे पता नहीं मैं कितने शब्द उसमें उर्दू आ जाते हैं, पर हिंदी कहता हूँ। और इसमें कोई अंतर नहीं होता, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती और लोगों का भी बहुत साथ मिलता है। तो मैं इसमें ज्यादा नहीं देखता। हिंदी उर्दू है, उर्दू हिंदी है। हाँ, सब बिल्कुल। और वो कुमार विश्वास जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि वो हमारे मौसी और माँ और मौसी का रिश्ता लगाते हैं, तो वो बिल्कुल बहुत ही मैच करता है, वैसा ही है। बिल्कुल। आपकी कोई फेवरेट लाइंस, मतलब कोई आपको ऐसी लगी हो कि यार काश ये मैंने लिख दी होती, या कोई ऐसी पसंदीदा पंक्तियाँ जो आपको लगी होगी यार ये बहुत सुंदर लिखा गया, इससे बेहतर नहीं लिखा जा सकता? आप जब ऐसे कह रहे हैं तो मुझे एक लाइन बहुत ट्रिगर कर रही है। पीयूष मिश्रा जी की लाइन है ये जी। उन्होंने गाई भी है और जहाँ तक मुझे जानकारी उन्होंने लिखी भी है कि होनी और अनहोनी की परवाह किसे है मेरी जान, हद से ज्यादा यही होगा, हम यही मर जाएंगे। हाँ, वो बहुत बहुत सुंदर है। इतना पूरा का मोटिवेशन है इस पंक्ति में कि यदि आप किसी चीज का अंत देख लेते हैं ना, तो ये यहाँ पे सारी चीज़ों का बहुत ही कम वो दिखता है। एक फ्रेम में जब हम थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं, हमें कोई मुश्किल अभी मैं कहीं चर्चा हो रही थी तो बड़ा सुंदर उन्होंने समझाया कि एक फ्रेम में अगर हम जूम करके देखते हैं कि आपके बस, तो हमारे चेहरे पे हमारे सब चीज़ें बहुत सारा, जब हम ऊपर से देखते हैं थोड़ा ऊपर से, तो दुनिया अलग दिखती है। मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि जब आप वो पंक्ति मुझे इसलिए मोटिवेट करती है क्योंकि उसमें कयामत दिखा दी गई कि हद से ज़्यादा क्या होगा। फाइनली हम लोग को यही होना है, मर ही जाना है। तो होनी और अनहोनी क्या होगा, क्या कैसे होगा, उस पर क्यों परवाह करें। हद से ज़्यादा क्या होगा, हद से ज्यादा यही होगा, हम यही मर जाएंगे। और जैसे ही आप ये पंक्ति पढ़ते हैं आपके अंदर ऊर्जा आती है, अरे भैया ले लेते हैं डिसीजन। बिल्कुल। तो ये पंक्ति मुझे ऐसा लगता है कि कितनी खूबसूरत लिखी गई है और कितना ये उससे मेरे ख्याल से एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, हम चांद पे रोटी की चादर बिछाकर सो जाएंगे, ऐसा ही कुछ। बहुत ही खूबसूरत सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हालांकि मेरे बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि एक वो होता है ना म्यूचुअल इंटरेस्ट होता है, तो आपके पास बहुत बातें होती हैं। तो मैं तो आपको हमेशा ये कहूँगा कि कोई दिक्कत नहीं, सारे सवाल हैं, हमें भी बात बहुत सारी करनी है, ऑफ कैमरा भी डिस्कस। हाँ, ऑफ कैमरा में। और साथ में क्या है कि मैं एक बात हमेशा कहता हूँ जी कि हम और आप आसपास ही बूढ़े होंगे, तो बहुत सारे मौके मिलेंगे जब हम इस तरह से चर्चा करेंगे और खूबसूरत तरीके से। और मैं सच कहता हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपने जो पहल शुरू करी है स्टोरी बियॉन्ड फ्रेम, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और जिस तरीके से आप लोगों से मिलवाती हैं, और सबसे बड़ी चीज़ कि आपके जो प्रश्न होते हैं बड़ा ही मतलब ऐसा लगता है कि हाँ, ये कहीं ना कहीं ये होना चाहिए, ऐसा वाला है। आप हाल चाल से ज़्यादा इन सवालों पे ज़्यादा वो करती हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और थैंक यू मैम कि आपने अपने शो के लायक समझा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आप हैं ही शो के लायक, और आपकी किताब के लिए अनंत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये लगी हुई है क्या? जी। रोने से कुछ होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है। ये पूरा पॉडकास्ट देखिए, आपको पता चल जाएगा।